जिस तरह से ये काशी में अपनी धरती खसकते हुए देखकर परेशान है और उसके लिए इस तरह की नौटंकी कर रहे हैं। अपने घर में तो जो हार रहे हैं वो मोदी जी के लिए चुनौती सामने पेश करेंगे। ये तो मोदी जी के साथ जाती कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का क्या आकर्षण है लोगों के बीच में, आप खुद देख रहे हैं। वो रोड शो करते 500 आदमी नहीं होता, देखने वाला नहीं होता कोई, इसीलिए सिर्फ उनके चेहरे दिखाए जाते हैं। चुनाव आयोग किसने क्या बोला इसके लिए एफआईआर खूब कर रहा है, लेकिन बिहार, बंगाल में और उत्तर प्रदेश में बूथ लूटते हैं तो कार्रवाई नहीं होती। जो राजनीतिक आका है वो बिल्कुल जो है अनुभवी नहीं है और वो खुद अपनी चतुराई में फंसता जा रहा है। जहां बिहार में 10 अपहरण होते थे तो रिकॉर्ड कम करने के लिए 1 लिखा जाता था। अब चुनाव आयोग को हम कंप्लेन करते हैं, 10 कंप्लेन करते हैं तो 1 पर ध्यान दिया जाता है। 100 बूथ लूटे जाते हैं तो उनका रिकॉर्ड खराब नहीं हो इसीलिए 1 बूथ पर ही पोलिंग कराई जाती है। देश को बनाने के लिए कमजोर कलेजा नहीं चाहिए बल्कि शेर का कलेजा चाहिए। ऐसा नेतृत्व से हम लोग काम करते। नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। एक सवाल यह है कि आखिरकार क्या किसी मैच में रेफरी जो होता है, अंपायर जो होता है, उसके खिलाफ मैच खेला जा सकता है? आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन राजनीति में सब कुछ हो सकता है और हुआ भी है, क्योंकि बनारस से लेकर दिल्ली तक आज भारतीय जनता पार्टी और इसके पहले दूसरे दलों के निशाने पर, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो, कांग्रेस रही हो, निशाने पर रही इलेक्शन कमीशन। लेकिन आज वो जो नाराजगी थी और आज जिस तरह से मैच भारतीय जनता पार्टी ने खेला वो अपने चरम पर, और इसीलिए चुनाव आयोग को सामने आना पड़ा और कहना पड़ा हम किसी से डरते नहीं हैं। लेकिन मकसद आखिरकार क्या है? मकसद प्रचार, मकसद जितना भी आईबॉल्स अपनी तरफ खींचा जा सके, वोट्स अपनी तरफ खींचे जा सके। और इसीलिए अगर बेनियाबाद में मौका नहीं मिला रैली करने का तो एक रोड शो, और वो रोड शो जो अपने आप में भव्य कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से तादाद जमा हुई नरेंद्र मोदी को देखने के लिए वो अपने आप में अविस्मरणीय। बनारस की धरती पर जिस तरह से रोड शो किया गया आज शाम, वो बताती है कि आखिरकार नरेंद्र मोदी को जन समर्थन मिल रहा है, लेकिन रैली करने की इजाजत नहीं मिली थी। लिहाजा जब नरेंद्र मोदी पहुंचे रोहनिया से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हेलीपैड पर, तो सड़क के रास्ते उन्हें सिगरा जाना था, जहां भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है, और उन्होंने फैसला किया कि सड़क मार्ग से जब वो जाएंगे तो लोगों का अभिवादन करेंगे। ये रोड शो कोई प्रस्तावित नहीं था, लेकिन ये 5 किलोमीटर की दूरी करीब 3.5 घंटे में तय हो पाई। पहुंच गए हैं दफ्तर, पार्टी दफ्तर नरेंद्र मोदी, लेकिन ऐसा लगा जैसे इसके चलते पूरा काशी शहर ही ठहर गया। वजह यह रही कि मोदी की एक झलक पाने के लिए सड़क के दोनों ओर काशी नगरी के लोगों का सैलाब सा उमड़ पड़ा, और हजारों बीजेपी कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी के काफिले के साथ साथ चल रहे थे। हर तरफ मोदी, मोदी और मोदी। तकनीकी तौर पर यह मोदी का रोड शो नहीं है, लेकिन पूरे इलाके से जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, उसने ऐसा लगा कि इसके पहले जो रोड शो किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा, या फिर जो रोड शो अरविंद केजरीवाल या अजय राय के द्वारा किया गया था, उन सबको शायद संख्या की दृष्टि से पार कर गया होगा। जबरदस्त खिंचाव लोगों का नरेंद्र मोदी की तरफ, तो विरोध भी जबरदस्त है, और विरोध उनका जब हो रहा है तो अरविंद केजरीवाल की तरफ लग ये रहा है कि एक ध्रुव सा बन रहा है। लेकिन बात उस पर जरूर करेंगे क्योंकि अजय राय भी मैदान में है। लेकिन वाराणसी में मोदी को बेनियाबाग में रैली की इजाजत नहीं देने के मुद्दे पर बीजेपी और चुनाव आयोग जब आमने सामने हो गए, तो फिर मोदी ने वाराणसी के पास रोहनिया, जो कि क्षेत्र वाराणसी में ही आता है, 5 असेंबली सीट्स हैं, उसमें से एक रोहनिया है, रोहनिया में उन्होंने रैली की और चुनाव आयोग पर सीधे पक्षपात का आरोप लगाया और कह दिया कि साजिश के चलते ही उनके कार्यक्रमों को इजाजत नहीं दी गई है। अब यहां आपको बताते चले 3 कार्यक्रम की इजाजत मांगी गई थी। गंगा आरती करना चाहता हूं, इसके अलावा बुद्धिजीवियों से मिलना चाहता हूं और बेनियाबाग में रैली करना चाहता हूं। 2 की इजाजत दे दी गई देर सवेर, लेकिन यह स्वीकार नहीं किया गया और मां गंगा से माफी मांग ली गई। लेकिन बेनियाबाग की रैली अगर मौका नहीं मिला करने का तो रोड शो, और इस चलते किस तरह से
आदान प्रदान हुआ चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच में, वो भी अपने आप में दिलचस्प है। उन्होंने मुझे मां गंगा के पास जाने से भी मना कर दिया, मां गंगा के गोद में जाने से मना कर दिया है। ये दिल्ली में बैठे हुए शहंशाह कान खोल करके सुन लो, मैं संविधान से बंधा हुआ हूं, मैं कानून की मर्यादाओं को स्वीकार करके चलने वाला इंसान हूं, और इसलिए मैं सारे आपके अत्याचारों को सहन करूंगा, लेकिन देश की जनता इस बात को कभी माफ नहीं करेगी। इन्होंने मेरे लोकतांत्रिक अधिकारों पर कुठाराघात किया है। एक सामान्य पार्लियामेंट के उम्मीदवार को जितना हक मिलना चाहिए उतना मोदी को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। मुझे मना कर दिया गया है। आपने 14 साल से मुझे परेशान किया है, सीबीआई तक को आपने मेरे पीछे लगाया। आपके नेताओं ने हर तीसरे महीने मुझे जेल में बंद करने की धमकियां दी है। आपके इन सारे पापों के बाद जनता जनार्दन के दिल आज भी मोदी जिंदा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की ये शिकायत कि बेनियाबाग में आखिर रैली उसे क्यों नहीं करने दी जाएगी, और जिला प्रशासन का ये कहना कि बेनियाबाग में रैली करने की इजाजत इसीलिए नहीं दी जा सकती है क्योंकि खतरा है। और खतरा इस बात का कि इंटेलिजेंस इनपुट आए हैं, खुफिया जानकारी आई है कि अगर नरेंद्र मोदी रैली करते हैं तो फिर कहीं न कहीं सुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। चुनाव आयोग का कहना है कि उन्हें लोकल रिपोर्ट मांगनी पड़ेगी, लेकिन जिस तरह से हमले हुए चुनाव आयोग पर, उसके कारण से आखिरकार चुनाव आयोग को सामने आना ही पड़ा, क्योंकि लगातार हमले चल रहे थे समाजवादी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, बीएसपी की तरफ से भी। कई लोगों ने अपने अपने प्रतिवेदन दिए थे और नाराजगी भी जाहिर की थी। तो ऐसे में चुनाव आयोग ने एक प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता करके उन्होंने संदेश दिया, सबसे बड़ा संदेश कि चुनाव आयोग किसी से नहीं डरता। और दलील ये दी गई कि वाराणसी जिला प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से बेनियाबाग में मोदी की रैली की इजाजत नहीं दी थी और कहीं भी कोई पक्षपात की बात नहीं है। नाइट टाइम में उस जगह में मीटिंग करने के लिए सिक्योरिटी अप्रेजल के अनुसार वो करने का व्यवस्था नहीं है, इसलिए वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो सिक्योरिटी एजेंसीज के एडवाइस के आधार पर उसको परमिशन देने का वो तैयार नहीं है, इसलिए दे नहीं पाया। When a political party represents lack of confidence, वो अलग बात है, उसको अलग एग्जामिन करना चाहिए। लेकिन वो लोग भी और कुछ एस्पेक्ट्स भी बोल दिए आज, शोइंग न्यूट्रलिटी नहीं, ऐसा बोला, उसको भी हम वेरीफाई करके एक्शन लेंगे। वीएस संपत, मुख्य चुनाव आयुक्त, और हमारे संवाददाता नीरज को उन्होंने यह भी बताया कि डिसअपॉइंटमेंट होती है, दुख होता है कि इस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दलों के द्वारा निष्पक्षता जो है चुनाव आयोग की, उसके ऊपर। वाराणसी जिला प्रशासन के रवैये के खिलाफ इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने लेकिन खुल्लम खुल्ला विरोध का बिगुल फूंक दिया और उनका सीधा आरोप कि आखिरकार अगर इजाजत नहीं दी जा रही है तो फिर इसके पीछे पक्षपात है। और यह घोषणा कल ही कर दी गई थी कि एक तरफ बनारस में तो दूसरी तरफ दिल्ली में प्रदर्शन किए जाएंगे और प्रदर्शन करके अपना विरोध जताया जाएगा। और हजारों कार्यकर्ताओं के साथ आज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के गेट पर भारतीय जनता पार्टी ने धरना दिया। उधर दिल्ली मुख्यालय जो है इलेक्शन कमीशन का, वहां से भी कई नेता निकलकर चुनाव आयोग तक मार्च करना चाहते थे, कुछ दूर गए भी वो। और ये सब कुछ इसलिए कि वाराणसी कलेक्टर जो हैं उनके खिलाफ शिकायत है भारतीय जनता पार्टी को, और वाराणसी के कलेक्टर जो कह रहे हैं कि सुरक्षा कारणों से रैली की इजाजत नहीं दी जा सकती है, तो लगता यह है कि कहीं न कहीं पक्षपात किया जा रहा है नरेंद्र मोदी के साथ और एक सामान्य लोकसभा प्रत्याशी के जितने अधिकार हैं वो भी उन्हें मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं। लेकिन इस सारी शिकायत को आपने देखा किस तरह से एक अवसर में तब्दील कर दिया नरेंद्र मोदी ने अपने उस रोड शो के जरिए जो अब से कुछ देर पहले खत्म हुआ है। और जिस तरह से उन्होंने लोगों का अभिवादन किया, शायद बेनियाबाग में रैली कर लेते तो उतना लोगों तक नहीं पहुंच पाते, और रोड शो के जरिए उन्होंने माहौल को अपनी तरफ करने की कोशिश करती।
भारतीय जनता पार्टी की विरोधी पार्टियां जाहिर तौर पर नाराज हो गई और उन्होंने कहा जिस तरह से वाराणसी में गतिविधियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन का अंजाम है। और कुछ दूसरों ने कहा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी पूरा एक ड्रामा रच रही है वाराणसी में और यह उचित नहीं है जिस तरह से इलेक्शन कमीशन पर हमला बोला जा रहा है। चुनाव चल रहा है तो धरने पे बैठेंगे। धरने पे बैठने वाले वो लोग होते हैं जो लड़ाई में हार गए हैं। इन्होंने आरती को भी राजनीतिक कर दिया, राजनीतिक आरती करना चाहते थे। भाजपा व सपा के दो महारथी यानी कि श्री नरेंद्र मोदी व श्री मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं। आपसी अंदरूनी मिली भगत के तहत ही जानबूझकर कल से यहाँ वाराणसी में एक नया षड्यंत्र व नाटकबाजी करनी शुरू कर दी है। खास तौर पे काशी में जब बीजेपी को दिख रहा है कि एक टफ फाइट है वहां, मोदी जी को एक टफ फाइट मिलने वाली है वहां, तो ये बौखला रहे हैं और इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबका यानी कि समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस, सबका ये तीनों ही दरअसल जिम्मेवार हैं उत्तर प्रदेश की खराब दशा के लिए और इन सबको हटाकर भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा की सरकार बनानी है। आपने देखा किस तरह से सबका, अगर उनके शब्दों में कहें, उनके नेता ने हमले बोले नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर, तो उसका जवाब भी दिया गया। क्योंकि आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही घूम रहे थे नरेंद्र मोदी और आजमगढ़ की रैली थी उनकी, और आजमगढ़ की रैली में नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस पर एक साथ हमला बोला और कहा कि दरअसल ये सभी पार्टियां एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। और दृष्टांत किस तरह से रचा उन्होंने, जरा ये देखिए। ये एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं। ये लखनऊ में कुश्ती करते हैं और दिल्ली में जाकर के दोस्ती करते हैं। ये लखनऊ में तो तू मैं करते हैं और दिल्ली में जाकर के सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों एक ही थाली में खाना खाते हैं और दिल्ली वाली मैडम उनको परोसती है। ये प्रहार नरेंद्र मोदी का, लेकिन नरेंद्र मोदी पर जो लगातार प्रहार हो रहे हैं उसकी चिंता भी अब लोगों को है, भारतीय जनता पार्टी को है, क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जो शायद जवाब देना मुश्किल हो सकता है। क्यों नहीं है? आखिर गंगा आरती में जब परमिशन दे दिया गया था, इजाजत मिल गई थी और जा सकते थे, वो क्यों नहीं गए? और इसके पहले यह भी सवाल उठाया गया है, कांग्रेस की तरफ से उठाया गया है कि जब वो कहते हैं मां गंगा ने बुलाया है तो वाराणसी पहुंचकर स्नान क्यों नहीं किया उन्होंने? और अरविंद केजरीवाल ने तो ट्वीट करके ये कही है कि मां गंगा की आरती के जरिए राजनीतिक लाभ लेने की वो कोशिश कर रहे थे और इसीलिए जब उन्हें लगा कि इसकी जरूरत नहीं है तो वो नहीं गए। केजरीवाल के मुताबिक चुनाव आयोग की इजाजत सिर्फ राजनीतिक कामों के लिए लेनी पड़ती है और मोदी चाहते तो गंगा आरती के लिए सामान्य तौर पर जा सकते थे, कोई भी भक्त जा सकता है। केजरीवाल ने मोदी को सार्वजनिक मंच पर बहस की चुनौती भी दे डाली है और आम आदमी पार्टी के जो वॉलंटियर्स हैं वो कह रहे हैं कि जहां भी मुफीद लगे नरेंद्र मोदी को वो स्थान तय कर लें, समय तय कर लें। अरविंद केजरीवाल तैयार हैं बहस करने के लिए और ये आत्मविश्वास आखिर आ कहां से रहा है? वो शायद इसलिए कि महीने भर पहले जब अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे वाराणसी तो उन पर अंडे फेंके गए, इंक फेंका गया, लेकिन महीने भर बाद ऐसा लगता है कि अगर कोई सबसे बड़ा चैलेंजर है आज की तारीख में, अरविंद केजरीवाल है उसका नाम और नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल, क्या फाइट होती जा रही है वाराणसी में? चर्चा अब इस बात पर हो गई है, लेकिन इस पर कांग्रेसियों की जो चिंता है वो हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल इस तरह से ट्वीट कर अपना हमला बोलते हुए, इससे पहले आजमगढ़ की रैली में भी नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा और आपने देखा कि किस तरह से चुनाव आयोग पर लगातार एक के बाद एक निशाना साधे गए और बार बार ये बात कही गई आजमगढ़ में नरेंद्र मोदी के द्वारा कि पिछले 3 चरण में कम से कम ये साफ दिखा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने में नाकाम रहा है। पिछले 3
के साथ भारत के इलेक्शन कमीशन पर पक्षपात का आरोप लगा रहा हूं। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है। जब फैजाबाद गए थे नरेंद्र मोदी पिछले दिनों रैली के लिए, तो वहां उन्होंने भगवान राम के फोटो के सामने खड़े होकर किया था भाषण, और एक बन गया था माहौल की अयोध्या पड़ता है फैजाबाद में तो जाहिर तौर पर राम की शरण में फिर से पहुंच गई भाजपा, फिर से पहुंच गए मोदी, और ये कमंडल की बातें हैं। लेकिन अगले ही दिन उन्होंने अपनी नीच जाति का हवाला देते हुए जो बयान आया था प्रियंका गांधी का कि मुझे नीच जाति का कहा है, उसका हवाला देते हुए, हालांकि कांग्रेस ने इस बात से मना किया, उसका हवाला देते हुए कहा कि देखिए जाति का मैं भले ही बहुत ऊंची जाति का नहीं हो सकता हूं, लेकिन मेरे विचार नहीं है नीचे, और इस तरह की बातें उन्होंने हर सभा में उसके बाद की। लेकिन आज एक नया रहस्य, एक नया सत्य उद्घाटित करने की कोशिश की है कांग्रेस ने। आखिर किस जाति के हैं नरेंद्र मोदी? मायावती ने इस सवाल को सबसे पहले उठाया और अब कांग्रेस भी उसकी तलाश में जुट गई है, या यूं कहें कि कुछ तथ्यों के साथ सामने आ गई है। खुद मोदी ने कहा कि वो कभी जात पात की राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन जाति आखिर उनकी क्या है, ये बहस में आ गई थी। और क्या वो सचमुच अगड़ी जाति के नहीं हैं? क्या वो पिछड़ी जाति के हैं? और क्या अगर वो पिछड़ी जाति के हैं तो फिर मंडल की राजनीति भी हो रही है? कमंडल से चलकर मंडल तक की यात्रा खुद अकेले नरेंद्र मोदी कर लेना चाहते हैं? सवाल ये था, और कांग्रेस ने कहा गलत बयानी हो रही है यहां पर। और क्या कहा देखिए। मोदी जब पैदा हुए तब या बड़े हुए तब कभी भी पिछड़ी जाति में नहीं थे। नरेंद्र मोदी की जाति है मोड घांची, जो वैश्य जाति में आते हैं। मैंने कभी मैं किस जाति बिरादरी में पैदा हुआ हूं इसके आधार पर राजनीति नहीं की, कभी नहीं की, क्योंकि मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना लेकर के चलता था। मैं सबका साथ सबका विकास के मंत्र को लेकर के चल रहा है। लेकिन जो लोग चाय के पीछे पड़ गए थे वो पिछले 15 दिन से इस बात के पीछे पड़ गए कि सचमुच में मोदी है किस जात का। ये शक्ति सिंह गोहिल थे, कांग्रेस के नेता गुजरात के, जो ये कह रहे थे कि मोड घांची है, और मोड घांची जो जाति है वो 2002 से पहले एक सवर्ण जातियों का जो ग्रुप है उसमें आया करती थी, और ये निचली जातियों में नहीं आया करती थी। लेकिन जब मोदी मुख्यमंत्री बने तो अपनी ही जाति को उन्होंने उस कैटेगरी में डाल दिया जो ओबीसी कैटेगरी है, और उसको साबित करने के लिए एक आरटीआई लेकर पहुंचे हुए थे शक्ति सिंह गोहिल। और उनका यह भी कहना था कि नरेंद्र मोदी ने चाय कभी नहीं बेची है। दरअसल एक दुकान था बड़ा सा, और कॉन्ट्रैक्ट मिला था उनके किसी सहयोगी को कैंटीन लगाने का, उसमें वो बैठा करते थे। और कह रहे थे वो ये भी कि वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट, उसकी कॉपी सामने आ जाए, कुछ लोग सामने आ जाएं जो ये बात कह सकें कि उन्होंने चाय कभी नहीं बेची है। कुछ इस तरह की नाराजगी है कांग्रेसियों की नरेंद्र मोदी के प्रति, क्योंकि नरेंद्र मोदी लगातार राजीव गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, इन सबों पर जो व्यंग्यवाण किए हैं उसका जवाब दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज फिर से जवाब दिया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक सभा के दौरान एक बार फिर से गुजरात मॉडल की बखिया उघेरी गई, क्योंकि कांग्रेस का यह कहना है कि दरअसल गुजरात मॉडल कमजोर होता देख राम का सहारा लिया जा रहा है और फिर जात का सहारा लिया जा रहा है, और गुजरात मॉडल पर बार बार हमला किया जाए तो असलियत नरेंद्र मोदी की सामने आती है। अगर हम माने भी कि गरीबी की सीमा रेखा 11 रुपए है, तो भी गुजरात में 40 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो आप खुद सोचिए कि अगर कहीं पूरे भारत का ये ऐसा ही हाल कर सके तो आपके बच्चों का भविष्य कैसा होगा। बार बार ये कहने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से कि आखिरकार वो जो गुजरात मॉडल की बात की जाती है वो मॉडल उचित मॉडल नहीं है देश के लिए, और इसीलिए
इस चक्कर में आप नहीं आइए, क्योंकि हर जगह अगर मॉडल की बात होगी तो फिर भारत का मॉडल नहीं बन पाएगा, ये कहने की कोशिश। और आजकल मोदी जी भी गुजरात मॉडल जरा कम ही बोलने लगे हैं। वैसे आखिरकार क्या जो यूपीए के दल हो सकते हैं संभावित, जिसके बारे में कहा जा रहा है, उन सबों के बीच सब कुछ ठीक है क्या? जी नहीं, क्योंकि राहुल गांधी ने आज थोड़ा सा अपना टॉपिक परिवर्तन किया, थीम चेंज किया। बिहार में थे तो निशाने पर नीतीश कुमार थे। आपको ये सब कुछ एक छोटे से विराम के बाद बताएंगे।